पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, उस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। इफ द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। ठीक है, एचसीएफ कितना है? 9 है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 9। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। नंबर्स क्या दिए हैं? 306 और 657। नंबर्स क्या दिए हैं? 306 और 657। फाइंड देयर एलसीएम। फाइंड आउट क्या करना है? एलसीएम करना है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी एलसीएम? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ इज, हमें निकालना है एलसीएम। व्हाट वी हैव टू फाइंड? एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया है? इफ द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। एचसीएफ दिया हुआ है 9, हमें क्या निकालना है? फाइंड देयर एलसीएम। और नंबर्स क्या दिए? 306 एंड 657। तो व्हाट इज द एचसीएफ? 9। व्हाट इज द एलसीएम? वी डोंट नो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 306 and 657. So LCM is equal to 306 into 657. 306 into 657 upon 9. तो 9 से कटेगा, ठीक है, 9 से कटेगा। 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। तो 306 into 73 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 3 3 8। दिस इज आंसर। Okay, 2 2 3 3 8. This is your answer. Okay. Now I repeat the question again and again. If the HCF of 306 and 657 is 9, find their LCM. तो numbers क्या क्या दिए हुए हैं? 306 दिया हुआ है और 657 दिया हुआ है, और HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? LCM फाइंड करना है। तो HCF दिया है 9, हमें फाइंड करना है LCM। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी बताई है, याद करवाई है, कहा तो ध्यान से सुन लेना। सुने होगे तो बहुत अच्छा होगा। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। व्हाट इज द एचसीएफ? 9। व्हाट इज द एलसीएम? हमें फाइंड करना है। नंबर्स क्या है? 306 और 657। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 9 से डिवाइड मारेंगे कितना आएगा? 73। तो 306 इंटू 73 कितना होता है? 2 2 3 3 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। अपने नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं जो कि बोर्ड में आए हुए हैं इस प्रॉपर्टी पे। और ये मत सोचिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा पे सिर्फ आपको एचसीएफ निकालना है। देयर आर मोर अदर क्वेश्चन ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट इज अ प्रूफ प्रॉपर्टी। अभी हमें कुछ नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। yesterday we are discussing about the Euclid division lemma and the property of HCF and LCM. Okay, now today we are going to solve the question. आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस पे? यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। आपने एचसीएफ निकाला होगा, एलसीएम निकाला होगा अपनी क्लास 6th में, 7th में, 8th में और हर जगह। ठीक है, लेकिन अब क्लास 10th में एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी तक आप जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर रहे थे वो किस मेथड से करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे। ठीक है, अभी तक आपने जो भी एचसीएफ एलसीएम फाइंड किया है वो किस मेथड से किया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बट इन क्लास 10th वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यू मेथड टू फाइंड द एचसीएफ, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। Euclid, it is given by the Euclid, and division, it is based on the process of division. Okay, it is based on the process of division. Okay, and what is the lemma? Lemma means steps. Lemma means steps. So this is the question. This is the question number first of exercise 1.1 NCERT. Okay, and most of the questions on Euclid division lemma could be asked in the board examinations of previous years. Okay, now learn how to solve the HCF of given numbers by using Euclid division lemma. Firstly, first number is A. First number is A, 135, and B is 225. Okay, which one is greater, B or A? So B is greater than A. जो बड़ा नंबर रहेगा
वो डिविडेंट रहेगा। जो बड़ा नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, डिविडेंट रहेगा, और जो छोटा नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, डिवाइजर रहेगा। सो नाउ 225 and 135, तो हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स 135, 5 minus 5 0, 12 minus 3 9, and 1 में से बन गया 0। नाउ अब जो पहले डिवाइजर था अब वो क्या बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा। पहले जो डिवाइजर था रिमाइंडर क्या आया है, 90 आया है। अभी मैंने पहला स्टेप किया तो रिमाइंडर क्या आया, 90 आया है। अब जो रिमाइंडर आया है वो डिवाइजर बनेगा, रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर बनेगा, और जो डिवाइजर है वो क्या बनेगा, डिविडेंट बनेगा। तो 135, और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या आना जाए, जीरो ना आ जाए। तो अभी मैंने पहले मैंने क्या किया, जो बड़ा नंबर है 225 उसको डिविडेंट में रखा, और जो छोटा नंबर उसको कहां रखा, डिवाइजर में। कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 135 बन जा 135। कितना रिमाइंडर आया, 90। अब जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा। रिमाइंडर जो है वो क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा। रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा। ठीक है। नाउ 90 हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स। नाउ 90 बन जा 90, व्हाट कम्स, 45। क्या आया, 45 आया कि नहीं आया, 45। अब 45 रिमाइंडर है और 90 क्या है, डिवीजर है। अब जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवीजर, और जो डिवीजर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप 45 एंड देन 90। तो हाउ मेनी टाइम्स कम, 45 टू ज़ 90, तो 90 माइनस 90 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया ना। किसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है, 135 की वजह से रिमाइंडर 0 आया, नो 135 की वजह से रिमाइंडर 0 नहीं आया। 90 की वजह से रिमाइंडर 0 आया, नहीं। किसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, 45। तो 45 क्या होगा, 45 इज द फाइनली SCF ऑफ 135 and 225. Now 45 is the SCF of 135 and 225. Okay, now next $680 and $850. Okay. Now next question. Use Euclid division lemma to find the SCF of 680 and 850. तो A is 680 and B is 850. Which is greater? B is greater. तो 850 क्या रहेगा, डिविडेंट, और 680 क्या रहेगा, डिवाइजर। Now 850 and 680 how many times, 1 times। तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 15 में से 8 गया 7 आ जाएगा, और 7 में से 6 गया 170। रिमाइंडर क्या आया, 170, और डिवाइजर क्या था, 680। अब ये जो 680 है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिविडेंट। तो 170 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 680 आएगा 4 बार। कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो 680। नाउ रिमाइंडर कम्स 0। किसकी वजह से 0 आया है, 680 की वजह से ना। किसकी वजह से 0 आया है, 170 की वजह से 0 आया है। तो 170 इज द SCF ऑफ 680 and 850 by the method of Euclid division lemma. Okay. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में फिर से बताना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है, फुल्ली बेस्ड है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो भी पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है और उसे अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा सबसे पहले तो ये फर्स्टली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा इज, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए को बोलते हैं हम डिविडेंट, ए को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंट। बी को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्यू को क्या बोलते हैं? कोसेंट। और आर को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, इसके अलावा रिमाइंडर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है जो कि आपको याद रखनी है। रिमाइंडर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कुछ बच्चों को नहीं पता होगी, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं। यह प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन द डिवाइजर, बट लेस देन द डिवाइजर। डिवाइजर के आगे मैं ब्रैकेट में बी लिख रहा हूं क्योंकि डिवाइजर को किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। रिमाइंडर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन द डिवाइजर। अब मैं अप्लाई करके भी दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिवाइजर की वैल्यू 7 है, डिवाइजर की वैल्यू क्या है? 7 है, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता। अगर डिवाइजर की वैल्यू 7 है, डिवाइजर की वैल्यू क्या है? 7, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती। डिवाइजर से क्या होगी? छोटी होगी। मान लीजिए डिवाइजर की वैल्यू 4 है, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3। ठीक है, लेकिन डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसका सोल्यूशन हमें आपको बताना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले वी नो हम जानते हैं, वी नो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू क्या है? बी क्यू प्लस आर। बी यहां पे क्या है? डिवाइजर। बी यहां पे क्या है? डिवाइजर। बी के प्लेस पे क्या लिखा है? 6। बी के प्लेस पे क्या लिखा है? 6। बी के प्लेस पे क्या लिखा है? 6। तो बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 दी हुई है। अगर बी क्या है? डिवाइजर। डिवाइजर की वैल्यू 6 दी है, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना वहां पे। ठीक है, डिवाइजर की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 दी हुई है। डिवाइजर की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 दी हुई है। डिवाइजर की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 दी हुई है, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब बी के प्लेस पे क्या रख देंगे? 6, क्योंकि बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 6। क्यू के आगे क्या लिखा है? 6, तो क्यू के आगे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो बी की वैल्यू क्या दी है? 6 दी है। सो ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमारा केस फर्स्ट स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम रिमाइंडर की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू मिल जाएगा 6q, क्या मिल जाएगा, r के प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6q, a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6q। q क्या है, इंटीजर है, q क्या है, इंटीजर, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम चेक करते हैं कि 6q कैसा नंबर है। अब हम ये चेक करेंगे कि 6q कैसा नंबर है। अब हम ये चेक करेंगे कि 6q कैसा नंबर है, ऑड है कि इवन है। q के प्लेस पे 1 रखिए तो 6 1 जा 6, 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। q के प्लेस पे 2 रखिए तो 6 2 जा 12, 12 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। मतलब आप q की कोई भी वैल्यू रखोगे आपको हमेशा कैसे नंबर मिलेंगे, इवन नंबर मिलेंगे। कैसे नंबर मिलेंगे, इवन नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं केस सेकंड की। किसकी बात करते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केस सेकंड की। तो केस सेकंड में क्या पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट r इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा। a इज इक्वल टू r के प्लेस पे क्या रखेंगे 1। पुट r इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, r के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। q के प्लेस पे 0 रखिए, 6 0 जा 0, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। q के प्लेस पे 2 रखिए, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ये कैसा होगा, ऑड होगा। नाउ केस थर्ड, केस थर्ड पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। अब q के प्लेस पे 1 रखिए तो 6 1 जा 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8, 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। q के प्लेस पे 3 रखिए तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 कितना 20, 20 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब बात करते हैं केस 4 की। किस केस की बात करते हैं, केस 4 की। केस 4 में क्या रखेंगे, पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। q के प्लेस पे क्या रखेंगे 0 तो 6 0 जा 0, q के प्लेस पे क्या रखेंगे 0, 6 0 जा 0 प्लस 3, 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। आप कुछ भी रख सकते हो q के प्लेस पे, आपकी मर्जी। बस हमें कैसे नंबर, हमें ये देखना है कि हमें नंबर कैसे मिल रहे हैं। 6 के प्लेस पे 2 रखेंगे, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, 15 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 15 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं केस 5 की। किसकी बात करते हैं, केस 5 की बात करते हैं। केस 5 में क्या रखेंगे, पुट r इज इक्वल टू 4। पुट r इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट r इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। ठीक है, q के प्लेस पे 1 लिख दीजिए, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 क्या 10, 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। बात समझ में आई यहां तक। थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि इसके बाद मैं यहां पे इरेज करने वाला हूं। इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा है इसलिए देख लीजिए एक बार और। केस फर्स्ट में क्या आया था, इवन आया। केस फर्स्ट में क्या आया, इवन। केस सेकंड में क्या आया, ऑड। केस थर्ड में क्या आया, इवन। केस फोर्थ में क्या आया, ऑड। केस 5 में क्या आया, इवन। अब एक केस और बच रहा है। हमने 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 रख लिया, 5 रखा कि नहीं रखा। अभी कौन बच रहा है, 5 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब केस 5 तक हो गया। अब लास्ट केस क्या है, केस 6। पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। q की वैल्यू 1 रखिए तो 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 क्या होगा 11। 11 कैसा नंबर है, ऑड। q के प्लेस पे 2 रखिए, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17 कैसा नंबर है, ऑड। तो मिल गया कि नहीं ऑड, ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया। अब हमसे किसकी बात किया था, ऑड की बात किया था। किसकी बात किया था, ऑड की बात किया था। किसकी बात किया था, ऑड की। तो ऑड किस 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 केस में मिला है, किस में मिला, 6q प्लस 1 के केस में, 6q प्लस 3 के केस में और 6q प्लस 5 के केस में। तो इसने कहा था कि ये ऑड इंटीजर होगा कब कब, जब 6q प्लस 1 होगा, 6q प्लस 3 होगा, 6q प्लस 5 होगा। हाँ, तो ये तो सही निकला। 6q प्लस 1 में भी क्या आया, ऑड आया। आप q के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रख दो, कैसा नंबर मिलेगा, ऑड नंबर। q के प्लेस पे, यहां पे q के प्लेस पे कोई भी नंबर रख दो, आपको कैसा नंबर मिलेगा, ऑड। आप यहां पे q के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रख दो, आपको कैसा नंबर मिलेगा, ऑड।
लेकिन यहां पे आप Q की वैल्यू कुछ भी रखोगे आपको कैसा नंबर मिलेगा? इवन। यहां पे आप Q की वैल्यू कुछ भी रखोगे आपको कैसा मिलेगा? इवन। सो इट इज ट्रू दैट 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5 is odd positive integer for some integer q, ठीक है? So it is true that 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5 is odd positive integer for some integer q, hence proved. Sorry, नहीं लिखा रहा है, hence proved. ठीक है? कोई प्रॉब्लम? एक बार और रिपीट कर देते हैं। Q के प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू रख लो, चलो 5 ले लेते हैं। 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 31, 31 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। चलो इसकी बात करते हैं, Q की वैल्यू कुछ भी ले लो, 10 ले लेते हैं। 6 10 जा 60, 60 प्लस 2 62, 62 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है? तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है? और मेरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और अच्छे से बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर of any positive integer is in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. m क्या है? एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि रिप्लेसमेंट ऑफ बिग वेरिएबल बाय स्मॉल वेरिएबल। अगर कोई आपके पास बड़ा वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बड़ा वेरिएबल है जैसे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3, तो आप इसको क्या मान सकते हैं? a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है? तो हाल फिलहाल अभी इसको क्या मान ले रहे हैं? a मान ले रहे हैं। और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2b स्क्वायर 6b प्लस 3 है, तो आप इसको क्या मान सकते हैं? b मत मानिए, किसका वेरिएबल है? b का है, तो आप इसको क्या मान सकते हैं? m मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? m मान सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, 3q की पावर 4 है प्लस 2q क्यूब है प्लस q स्क्वायर है प्लस 3 है, तो आप इसको क्या मान सकते हैं? m मान सकते हैं, n मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है? इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ बिग वेरिएबल बाय स्मॉल वेरिएबल। ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 बहुत बड़ा वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है। तो इसको आप क्या मान सकते हो? a मान सकते हो, b मान सकते हो, c मान सकते हो, d मान सकते हो। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है? ये बात याद रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन के लास्ट में हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है? अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे है? सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं। हाँ, वी नो यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है? वी नो यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b क्या होता है? डिवाइजर होता है। a क्या होता है? डिविडेंट होता है। q क्या होता है? कोसेंट होता है। और r क्या होता है? रिमाइंडर होता है। अब चलिए यहां पे डिवाइजर के प्लेस पे कौन है? 3 है। डिवाइजर के प्लेस पे कौन है? 3 है। यहां पे भी डिवाइजर के प्लेस पे कौन है? 3। 3m को 3m प्लस 0 लिख सकते हैं। हाँ, डिवाइजर के प्लेस पे कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। डिवाइजर के प्लेस पे कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। और डिवाइजर कौन है? b है। यहां डिवाइजर के प्लेस पे 3 है और यहां डिवाइजर के प्लेस पे क्या है? b है। यहां डिवाइजर के प्लेस पे 3 और यहां पे डिवाइजर के प्लेस पे क्या है?
b है, तो यहां से b की वैल्यू क्या मिल गई 3, b की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। ठीक है, b हमारा क्या है डिवाइजर है, b हमारा क्या है डिवाइजर है। अगर डिवाइजर की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी 3 से छोटी और 0 से बड़ी। ठीक है, अगर डिवाइजर की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी और डिवाइजर से छोटी, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी 1 होगी और क्या होगी 2 होगी। रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी 1 होगी और क्या होगी 2 होगी। अगर डिवाइजर की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी 1 होगी और क्या होगी 2 होगी। पिछले लेक्चर में बताया गया था। ठीक है, अब यहां से हम b की वैल्यू क्या है 3 है, तो अब यूक्लिड का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। क्या बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब b की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू b के प्लेस पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। बात समझ में आ गई। रिमाइंडर की कितनी वैल्यू है 3 वैल्यू, पहली वैल्यू है 0, दूसरी वैल्यू है 1 और तीसरी वैल्यू है 2। तो केस फर्स्ट में क्या पुट करेंगे 0, केस सेकंड में क्या पुट करेंगे 1 और केस 3 में क्या पुट करेंगे 2। तो सबसे पहले देखते हैं केस फर्स्ट पुट r इज इक्वल, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा a इज इक्वल टू 3q। r के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 3q प्लस 0 मतलब 3q ही हो गया। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं कहा था, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं कहा था, लेकिन इसमें क्या कहा है स्क्वायर करने को कहा है। क्या करने के लिए कहा है स्क्वायर करने के लिए कहा है, तो हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q का स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होगा 9q का स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 3q स्क्वायर को क्या मान लेंगे m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m मान लेंगे। अब 3q स्क्वायर को क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे लिख दे रहे पुट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, पुट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। पूछिए क्यों 3q स्क्वायर क्या है बड़ा वेरिएबल है, 3q स्क्वायर क्या है बड़ा वेरिएबल है। तो मैंने बताया था कि बड़े वेरिएबल को छोटा वेरिएबल बनाने के लिए उसको कुछ मान लेते हैं, तो 3q स्क्वायर को क्या मान लिए m मान लिए, क्या मान लिए m मान लिए, तो क्या आ जाएगा 3m, क्या आ जाएगा 3m आ जाएगा। तो पहला क्या आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। पहला केस आ गया कि नहीं आ गया, पहले केस में क्या प्रूफ करने के लिए कहा था 3m कहा था, तो पहला केस आ गया। ठीक है, पहला केस आ गया कि नहीं आ गया। एक बार फिर से आपको पहला केस समझा दिया जाए, हाँ सर समझा दिया जाए। ठीक है, वी नो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यहां पे डिवाइजर के प्लेस पे कौन है 3 है, यहां पे भी डिवाइजर के प्लेस पे कौन है 3 है, और यहां पे डिवाइजर के प्लेस पे कौन है b है, तो b की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, तो b के प्लेस पे क्या रख दिए, b के प्लेस पे रख दिए 3। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गया a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, और अगर डिवाइजर की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा 1 होगा और क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब एक बार रिमाइंडर की वैल्यू 0 रखेंगे, रिमाइंडर की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो कितनी वैल्यू है रिमाइंडर की 3 है, तो कितने केस बनेंगे 3 केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, r की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, r के प्लेस पे 0 रखोगे तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3q मिलेगा, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3q मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है स्क्वायर करने को, तो हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो 3q स्क्वायर। और मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी बड़े वेरिएबल को क्या कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं किसी भी एक लेटर को मान के। तो यहां पे सर हमने 3q स्क्वायर को क्या मान लिया m मान लिया, क्यों m मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में m यूज किया गया है। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, पहला फॉर्म तो हमारा आ गया, पहला फॉर्म तो हमारा आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे केस सेकंड, अब हम सॉल्व करेंगे केस सेकंड। ठीक है, अब केस सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
अब जा रहे हैं केस सेकंड सॉल्व करने। केस फर्स्ट नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके कॉपी पे केस फर्स्ट नोट कर लीजिएगा। अब हम केस सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो केस सेकंड में पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट r इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q, r के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, वही अप्लाई करेंगे, यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, मतलब क्या आ जाएगा 6q आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6q। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, अब 3q स्क्वायर प्लस 2q एक बड़ा वेरिएबल है, 3q स्क्वायर प्लस 2q एक बड़ा वेरिएबल है। तो पुट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। ठीक है, क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे m पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे m, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3m प्लस m मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 3m प्लस m। केस सेकंड भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, केस सेकंड भी सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है bq प्लस r। b की वैल्यू क्या है 3, या दी हुई है, b की वैल्यू क्या है 3, तो b के प्लेस पे क्या रख दिए 3। रिमाइंडर की वैल्यू केस सेकंड में क्या रखेंगे 1, पहले 0 रखे थे अब क्या रखेंगे 1, तो r के प्लेस पे रखे 1, 3q प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3q प्लस 6q को पहले लिख लो, प्लस 1 को बाद में लिख लो। इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, क्या बचेगा 3 3 जा 9, 3q स्क्वायर 3 2 जा 6, 2q प्लस 1। 3q स्क्वायर प्लस 2q एक बड़ा वेरिएबल है, तो इसको छोटा करने के लिए इसको क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो इसके पूरे प्लेस पे क्या लिख देंगे m लिख देंगे, तो क्या आ गया 3m प्लस 1। 3m प्लस 1 भी केस सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी रिमाइंडर की एक वैल्यू और बची है, वो वैल्यू कौन सी है 2। वो वैल्यू कौन सी है 2, तो एक बार 2 भी रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 2 भी रखेंगे। तो आइए केस 3 पे, रिमाइंडर कितनी वैल्यू है 1 2 3, तो हमको तीनों रखनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो तीसरी वैल्यू रखेंगे 2। अब आते हैं केस थर्ड पे। ठीक है, केस 2 नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं केस थर्ड पे। तो केस थर्ड, पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन है, यही है। तो a इज इक्वल टू 3q, r के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, r के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। और वही पुरानी बात, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है। यहां पे क्या लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर कितना होगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 2 जा 12q। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब
ठीक है, क्यू स्क्वायर प्लस 4q को क्या मान लेंगे, m, तो पुट क्यू स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m। सो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, m, 3m प्लस 4, 3m प्लस 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3m प्लस 4 मिल जाएगा। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, r के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2ab कितना आ जाएगा 12q। उसके बाद 12q को आगे कर लेंगे, 4 को बाद में कर देंगे, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q, क्या कॉमन आएगा 3q स्क्वायर, 3 3 जा क्या होगा 9, 3 3 जा क्या होगा 9, 3 4 जा क्या होगा 12, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3m प्लस 4, क्या आ जाएगा 3m प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे तीनों केस थे, ठीक है, तीनों केस नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो इसके जैसा एक और क्वेश्चन नंबर 5 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिलेगा, ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड है, कंपोजिट नंबर पे बेस्ड है। कंपोजिट नंबर पे बेस्ड हम 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, तो इसलिए इसको समझने की कोशिश अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर 2 से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जिसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और इन फैक्टर्स में 1 को भी काउंट किया जाता है। जिन नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, उन 1 को लेकर उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। द नंबर which have more than 2 factors except 1 are called composite numbers। तो कंपोजिट नंबर पे बेस्ड 2 क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, जो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यू आर गेटिंग, आई होप यू आर ऑल गेटिंग माई वर्ड्स। नाउ how to solve this type of question, this is the NCERT question and this is the question which are coming previously years on board, okay। No, now how to solve this question, solution, okay। Explain 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। Firstly we have to solve all of these, ओके आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 1001 प्लस 13 कितना आ जाएगा 1014, क्या आ गया 1014 आ गया। अब 1014 का पीएफ करेंगे, मैं हमेशा ये लैंग्वेज यूज करता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय पीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप 1014 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 1014 का 2 5 जा 10, 0 जा 2 7 जा 14, नाउ 3 1 जा 3, 2 कैरी 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, नाउ 13 जा 169, कितना आ गया 1। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 1000 किसके प्राइम फैक्टर्स कितने आए, प्राइम फैक्टर्स आर, पहला फैक्टर क्या आया है, पहला फैक्टर तो क्या होगा 1 होगा, 1 तो सब 1 के टेबल में सब आता है। दूसरा फैक्टर क्या हो गया 2, तीसरा फैक्टर क्या हो गया 13, तो प्राइम फैक्टर क्या क्या है 2 आया, सॉरी 3 आएगा और क्या आएगा 13 आएगा। 1 तो सबका फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया, तीसरा फैक्टर क्या आ गया 3 आ गया, और चौथा फैक्टर क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसके कितने प्राइम फैक्टर्स आए 1 2 3 13, 2 से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं, 1 तो सबका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, 1 सबका फैक्टर होगा ना, 1 सबका फैक्टर होगा। हमें किसका फैक्टर 2 मिला, 3 मिला और क्या मिला 13 मिला, 1 सबका फैक्टर होता है। सो it is a composite
number. It is a composite number. So it is a composite number. Now next question. पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. 3 into 5 into 7 plus 7. 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 plus 7 कितना आ जाएगा 112. अब 112 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 6 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 28 जा 2 14 जा 2 7 जा. तो कितनी बार 2 आया है, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4. 2 की पावर क्या हो गई 4. और 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया. अब लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स. पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर तो सबका क्या होता है 1. 2 कितनी बार आया, 4 बार. तो 4 बार थोड़ी ना लिखेंगे. 2 कितनी बार आया, 4 बार. 1 2 3 बार, तो 4 बार लिख देंगे, नहीं ना, एक ही बार लिखेंगे ना 2. और 7 कितनी बार आया, एक बार. 7 भी फैक्टर है, तो कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है कि नहीं है, कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर. 2 से ज्यादा फैक्टर हुए, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर. So it is a composite number. फिर से मैं बता देता हूं एक बार आप लोगों को, क्या पता ना समझ में आया हो, एक बार और कोशिश करते हैं बताने के लिए. Explain 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. Composite number क्या होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं. So सबसे पहले 7 into 11 into 13 plus 13 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 1014 आ जाएगा. ठीक है, 1014 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 से कटा, 3 से कटा, 13 से कटा, तो ठीक है 1 सबका फैक्टर होता है. तो प्राइम फैक्टर में पहले क्या लिख लिए 1, दूसरा फैक्टर क्या लिख लिए 2, तीसरा फैक्टर क्या लिख लिए 3. 13 कितनी बार आया, 2 बार आया, लेकिन कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार. 13 लिख लिए, तो कितने फैक्टर हुए 1 2 3 4. तो जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं. सो इट इज अ कंपोजिट नंबर. नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. Solution 3 into 5 into 7 105 plus 7 कितना 112. 112 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 256 228 214 27 1 तो सबका फैक्टर होता है. 2 कितनी बार आया है, 4 बार, लेकिन 4 बार नहीं लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे 1 टाइम लिखेंगे. लिख लिए. अब क्या बचा 7. कितने फैक्टर हुए 1 2 3. अब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है. सो इट इज अ कंपोजिट नंबर. ये क्या है, कंपोजिट नंबर है. सॉल्व करने पे क्या आया 112 इज अ कंपोजिट नंबर. और ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर. ठीक है, कोई भी नंबर आएगा उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टूडेंट्स, we are going to solve another question from NCERT exercise 1.2 question number 5. Now firstly read out the question. Check whether 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number n. क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर n के प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू रखे जो कि नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम n के प्लेस पे 1 रखे तो 6 की पावर 1 क्या आएगा 6 आएगा. n के प्लेस पे 2 रखे तो क्या आएगा 36. n के प्लेस पे 3 रखे तो क्या आएगा 216. n के प्लेस पे अगर 4 रखे तो क्या आएगा 1296. क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई नंबर n के प्लेस पे रख दे कि लास्ट डिजिट 0 आ जाए? तो ऐसा नहीं है, नहीं आएगा. बट यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन इन वर्ड्स. यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन इन वर्ड्स. ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे नहीं देना है, आपको एक एक्सप्लेनेशन देना है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है. सो फॉलो दीज एक्सप्लेनेशंस. ओके, नाउ सबको ये बात पता है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो किससे डिविजिबल होता है 5 से. फॉर एग्जाम्पल 10 के लास्ट में क्या आता है 0, ये 5 से डिविजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल 200 लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये 5 से डिविजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल 950 लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये 5 से डिविजिबल होता है. ठीक है,
तो अब हम ये मान लेते हैं सपोज 6 की पावर n, सपोज 6 की पावर n डिविजिबल बाय 5, सपोज 6 की पावर n डिविजिबल बाय 5। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 6 की पावर n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो हम यहां से लिख सकते हैं 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, but 5 is not, 2 and 3 are the prime factors of 6 but 5 is not, so our supposition is wrong। हमने जो सपोज किया वो क्या था, गलत था। सो 6 की पावर n नेवर एंड्स विथ 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और आपको ऐसा ही एक्सप्लेनेशन देना है। सबको पता है कि n की वैल्यू कुछ भी रखो तो 0 नहीं आएगा। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296। तो हाउ कैन वी प्रूव, हाउ कैन वी गिव द एक्सप्लेनेशन टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सपोज 6 की पावर n डिविजिबल बाय 5 क्यों लिए हैं, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो किससे डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है। किससे डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है। 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n। दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर करना। तो इससे ये पता चलता है कि 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। तो जब 6 ही 5 के टेबल में नहीं आता तो 6 की पावर n कहां से 5 के टेबल में आएगा। और जब 6 की पावर n 5 के टेबल में नहीं आएगा तो 5 जिनके टेबल में आता है उसके लास्ट डिजिट 0 होते हैं। 5 2 10, 5 6 30 होते ही नहीं होते हैं। ठीक है, सो 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 बट 5 इज नॉट। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो 6 की पावर n नेवर एंड्स विथ 0।